जैव प्रौद्योगिकी इसमें है बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव और प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ है जैविक तंत्र या प्रक्रियाएं जिसमें जीवित कोशिकाओं जैसे जीवाणु आदि होते हैं। प्रौद्योगिकी का अर्थ ऐसी विधियां, प्रणालियां और उपकरणों से है जिनकी सहायता से जैविक तंत्रों का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। तो जैविक तंत्रों का उपयोग करके उपयोगी तत्व या उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी या फिर इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी उन तकनीकों को कहते हैं जो जीवित कोशिकाओं, जैविक अणुओं का प्रयोग करके मानव के लाभ के लिए उपयोगी उत्पाद बनाती हैं। तो जैविक कोशिकाओं का उपयोग करके, जैविक अणुओं का उपयोग करके मानव के लिए लाभदायक उपयोगी उत्पाद बनाती है। जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ। जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित सबसे पहली प्रौद्योगिकी जीन क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम्स में इस तरह से इसके ऊपर जीन होते हैं। तो जीन की संरचना डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। तो डीएनए होता है गुणसूत्र अथवा डीएनए का वह भाग। जीन क्या है? तो जीन क्या है? गुणसूत्र अथवा डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, जीन कहलाता है। फिर जैव प्रौद्योगिकी संबंधित शब्दावलियाँ हैं। तो इसमें जीन के गुणसूत्र होता है। तो गुणसूत्र होता है, इस तरह डीएनए की जो श्रृंखला होती है उसके ऊपर जीन होते हैं। गुणसूत्र तो कोशिका के केंद्र में धागेनुमा गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र की परिभाषा है कोशिका के केंद्र में जो धागेनुमा संरचना मिलती है उन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। इनकी संरचना प्रत्येक प्रजाति में निश्चित होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या जो है प्रत्येक प्रजाति में निश्चित होती है। और कोशिका में धागेनुमा संरचना होती है। जो किसी मानव की कोशिका में इनकी संख्या 23 जोड़ी होती है और 46 गुणसूत्र होते हैं। बंदर कपी में 24-48 होती है। तो जो है और गेहूँ की प्रजाति में 42 होती है। 42 गुणसूत्र होते हैं, 21 जोड़ी होते हैं। तो इस तरह से गुणसूत्र तो गुणसूत्र के संबंध में है कि किस तरह से गुणसूत्र है। तो मानव के गुणसूत्र हैं जो मानव के गुणसूत्र कायिकीय गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, और सेक्स गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं जिन्हें। तो 22 जोड़े शरीर का निर्माण करते हैं। 22 जोड़ी जो होती हैं तो वो शरीर का निर्माण होता है। और 23 जोड़े जो होते हैं वो उसमें लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसमें एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो एक्स हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं। वह जीनोम, तो जीनोम क्या है? तो मानव जीनोम में 23 गुणसूत्र जो होते हैं। तो गुणसूत्रों के एकल समूह के जीनोम कहा जाता है। तो एकल समूह होता है जो इस तरह पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से समूह होता है। सो उनमें एकल जो इन समूहों में से एकल जो निकाल लिए जाते हैं उनको जीनोम कहते हैं। फिर डीएनए, तो डीएनए में रासायनिक अणु होते हैं। इसमें इस तरह से जे शर्करा होते हैं, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होते हैं। नाइट्रोजन के 4 बेस होते हैं, जैसे ए है, सी है, जी है और टी है। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन। तो इस तरह से क्रमबद्ध रूप से लगे होते हैं। और फास्फोरिक अम्ल भी इसमें होता है। आनुवंशिक पदार्थ जीएम होता है। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ ये लगे होते हैं, एक के बाद एक। डीएनए में आरएनए क्या हो? तो रासायनिक अणु होते हैं। इसमें राइबो शर्करा होती है। नाइट्रोजन में 4 बेस में होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, और इसमें यूनिन जो होता है वो एक अलग होता है, जबकि इसमें थायमिन था। तो थायमिन की जगह यूनिन होता है। और इस तरह से एक ही श्रृंखला में लगे होते हैं आरएनए। तो आरएनए भी प्रकार होते हैं। तो आरएनए होता है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है। तो इस तरह से ये होते हैं। उसमें राइबो शर्करा होती है, ACG, और ये नाइट्रोजन यू क्षार होते हैं। और ये H3PO4 ये भी
पदार्थ पाया जाता है। तो डीएनए, तो डीएनए जो है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूसेल होता है। डीएनए क्या करते हैं, तो डीएनए से क्रोमोसोम में होते ही तो हाइट का निर्धारण होता है, जैसे फिंगरप्रिंट का निर्धारण होता है डीएनए से। अब कैरियोटाइप क्या है, तो कैरियोटाइप ये श्रृंखला होती है जो जीन की, गुणसूत्र की। तो कैरियोटाइप में उनके घटते हुए अनुपात में, घटते हुए क्रम में दिखाया जाता है। सबसे बड़ा जो गुणसूत्र होता है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो घटते क्रम में, तो वो कैरियोटाइप दिखाता है। जैसे पहला वाला जीन जो है बड़ा है, फिर छोटा है, फिर उससे छोटा, इस तरह से छोटी हुई संरचना छोटी होती जाती है। ये कैरियोटाइप कहा जाता है उसे। जीन एलिल क्या है, तो कैरियोटाइप उसकी घटती हुई संरचना है। जीन एलिल उनकी घटती हुई संरचना है, जो कि कौन सा लक्षण छोटी संरचना दिखाई है, कौन सी बड़ी, तो इसके बीच का है जीन एलिल। अब ये है इससे संबंधित शब्दावलियाँ हैं। तो इसका रेड ये है हेल्थ, मेडिकल और डिग्नेस्ट्री से संबंधित। येलो फूड, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन साइंस से संबंधित टेक्नोलॉजी है। ब्लू, तो ब्लू है येलो वाली फूड बायोटेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन से संबंधित टेक्नोलॉजी है। रेड वाली हेल्थ, मेडिसिन और डायग्नोसिस संबंधित है। ग्रीन ब्लू वाली है एग्री, ब्लू वाली एग्रीकल्चर और कौशल एंड मेरीन ग्रोथ। ग्रीन एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर होते हैं जो बायोमेंटेड और जियो माइक्रोलॉजी है। ब्राउन, ये ब्राउन टेक्नोलॉजी जो है ये एरिड जीन एंड बायोटेक्नोलॉजी है। डार्क जो है बिटुमिनस होता है, जो बायोक्राइम्स, इनक्रिप्ट वाटर। फिर पर्पल तो पेटेंट पब्लिकेशंस जो IPRs होती है उससे संबंधित टेक्नोलॉजी है। वाइट है जो जीन बेस्ड बायोमिनस। गोल्ड टेक्नोलॉजी है जो बायो इंफॉर्मेशन नैनो बायोटेक्नोलॉजी। ग्रे क्लासिकल फ्रीमेसन एंड बायोप्रोब्स टेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी यहाँ पर मेडिकल तकनीक को उन्नत करने के कार्य किए जाते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी होती है तो यह मेडिकल तकनीक को उन्नत करने के कार्य किए जाते हैं। जीन थेरेपी, स्टेम सेल जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है कि मेडिकल तकनीक को उन्नत करने के लिए काम करती है। जैव प्रौद्योगिकी और जीन थेरेपी होती है। स्टेम सेल्स, डीएनए प्रोफाइल, वैक्सीन, चिकित्सा विकास और क्लोनिंग आदि की जाती है। जैव प्रौद्योगिकी, यह प्रौद्योगिकी कृषि पर्यावरण में विकास के लिए जिम्मेदार है। तो ये प्रौद्योगिकी कृषि और पर्यावरण में विकास के लिए जिम्मेदार है। आनुवंशिक रूपांतरित जैव उपचार, जैव उर्वरक, कीटनाशक, संकरण आदि संबंधित है।
जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी तकनीक समुद्र और जल से जुड़ी प्रौद्योगिकी पर बात करती है। सुरक्षा प्रबंधन समुद्री ऊर्जा, विशेषकर खाद्य ऊर्जा से संबंधित होती है। तो जैव प्रौद्योगिकी में ये समुद्र से जुड़ी बातें होती हैं। सुरक्षा प्रबंधन समुद्री ऊर्जा, विशेष खाद्य ऊर्जा से संबंधित होती है। औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी दवाई बनाने वाली कंपनी, तो दवाई बनाने वाली कंपनी अल्कोहल की मात्रा को बढ़ाना पिगमेंट्स और एंजाइमर के लिए है। तो दवाई बनाने वाली कंपनी अल्कोहल की मात्रा को बढ़ाने और पिगमेंट आदि जिम्मेदार होती है। जैव प्रौद्योगिकी ये मरुस्थल जैव प्रौद्योगिकी, हरित जैव प्रौद्योगिकी, जैव आतंकवाद, जैव प्रौद्योगिकी, परंपरागत जैव किण्वन आदि के कारण होती है। सूचना से जुड़ी प्रौद्योगिकी भी होती है। पेटेंट IP से जुड़ी प्रौद्योगिकी होती है ये, और पोषण में वृद्धि आदि प्रौद्योगिकी, इस तरह की जो प्रौद्योगिकी जो अभी उस चार्ट में पढ़ कर आए हैं। जैव प्रौद्योगिकी और प्रजनन तंत्र। जैव प्रौद्योगिकी में ये प्रजनन तंत्र के बारे में बताया गया है। प्रजनन तंत्र होता है, यूट्रस होता है, युग्मज और जाइगोट बनते हैं इसमें। टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु जैव प्रौद्योगिकी प्रजनन तंत्र में है। तो इसमें क्या होता है, मादा प्रजनन तंत्र में होता है यूट्रस होता है, इसमें गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र में जो लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र होते हैं। तो उसमें स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं और परखनली में इनका निषेचन कराया जाता है। परखनलियों में तो यहाँ से यूट्रस से ले लिया जाता है अंडाणु और या शुक्राणु को मिलाप करके परखनली यूट्रस जो परखनली होती है उसमें डाल दिया जाता है, और निषेचन होने के बाद इसे पुनः स्थापित कर दिया जाता है। परखनली शिशु IVF और ICSI में अंतर होता है, क्योंकि इसको एक परखनली में लिया जाता है और ये खुद अंदर जाते हैं। इसमें किसी वस्तु की सहायता से अंदर डाल दिया जाता है। तो ICSI तकनीक कहलाती है। परखनली शिशु तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मेल फीमेल इस तकनीक का प्रयोग ऐसी महिला के लिए किया जाता है जिसकी गर्भधारण नहीं कर सकती। इस तकनीक में महिला के अंडाशय में अनिश्चित अंडाणु को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद परखनली के शुक्राणु से निषेचित कराया जाता है, जबकि फलस्वरूप 32 कोशिकाओं वाला भ्रूण बन जाता है। तो उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। 32 कोशिकाओं वाला बन जाता है भ्रूण, तो उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब इसे पुनः महिला गर्भाशय में प्रवेश किया जाता है और आगे विकास महिला के गर्भ में होता है, और इस प्रकार शिशु का निर्माण होता है। यह शिशु परखनली से बनता है, इसीलिए इसे परखनली शिशु कहते हैं। विश्व का पहला परखनली शिशु लाइज जॉइंट डाउन 1978 में। भारत का प्रथम परखनली शिशु पिया अग्रवाल दुर्गा 1978 में बना था। यह निषेचन परखनली में संलग्न किया जाता है। विश्व का ये हो चुका है। तो इस तरह से ये होता है। अब है सैरोगेसी। तो सैरोगेसी में बिल्कुल वैसे ही परखनली शिशु वाले जैसा होता है। शुक्राणु अंडाणु को परखनली में मिला दिया जाता है, लेकिन माँ की जगह किसी दूसरी महिला जो होती है उसके गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तकनीक का उपयोग तब किया जाता है जब किसी महिला के गर्भधारण में कोई विसंगति हो। इस तकनीक में अंडाणु शुक्राणु का मिलान जो है कृत्रिम रूप से परखनली में किया जाता है और उसे किसी अन्य महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस महिला को सैरोगेट मदर कहते हैं और इस तकनीक को सैरोगेसी कहा जाता है। तो सैरोगेसी की मदद की जाती है। इसमें भी कुछ नियम हैं। अगर बार बार
आवर्षण यानी गर्भपात हो रहा है तो तब कर सकते हैं। यूट्रस कमज़ोर हो और कोई बीमारी हो, जब महिला यूट्रस जन्म से बना ही ना हो, या फिर IVF ट्रीटमेंट 3 बार से ज़्यादा फेल हो गया हो, माँ बाप में से कोई एक दंपत्ति दोनों इन्फर्टिल हो यानी बीमारी के शिकार हो, खतरनाक बीमारी जैसे हार्ट अटैक की समस्या भी हो सकती है, तभी कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रावधान है। फिर 12 पॉइंट्स में जानिए कि देश भर में सरोगेसी के कानून क्या हैं। तो 2020 के अनुसार देश में कॉमर्शियल सरोगेसी बैन है। पैसे लेकर ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ इन्फेंटल और भारतीय कपल जो हैं वो ही कर सकते हैं। सरोगेसी से बच्चे पैदा कर सकते हैं। पति की उम्र इसमें 26 और 55 हो, पत्नी की उम्र 25 से 50 साल होनी चाहिए। कपल के पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके पता लगे कि कोई एक या 2 बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है तो सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने वाले माता पिता सरोगेट माँ का करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए। जो महिला है दूसरी, उसकी करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए। सरोगेट माँ का हेल्थ और डिलीवरी का पूरा खर्च बच्चे के पेरेंट्स देंगे। इसके अलावा सरोगेट मदर किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। जो महिला सरोगेट बनेगी उसकी जिम्मेदारी में एक बार शादी जरूर होनी चाहिए और उस महिला का एक बच्चा भी होना चाहिए। कोई भी महिला अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही सरोगेट माँ बन सकती है। कोई भी क्लिनिक सरोगेसी को लेकर अखबार या फिर टीवी विज्ञापन नहीं दे सकता। सरोगेसी के दौरान किसी भी वक्त बच्चे का जेंडर चुनने की सख्त पाबंदी होती है। 3 पैतृक संतान। तो 3 पैतृक संतान में ये है कि जैसे सरोगेसी होती थी तो तीसरी महिला के लिया जाता है, लेकिन जिस महिला के यूट्रस के यूज किया जाता है उसी की कोशिका भी ले ली जाती है। तो उसकी कोशिका जो है कोशिका पदार्थ भी उसी का ले लिया जाता है। जबकि केंद्रक शुक्राणु और अंडाणु दोनों माता पिता का होता है, पेरेंट्स का होता है, लेकिन उस जो महिला होती है पेरेंट्स माँ, उसके जो कोशिका है अंडाणु जो है उसका केंद्रक निकाल कर दूसरी महिला के उसमें डाल दिया जाता है। 3 पेरेंट्स बेबी होता है। तो ये भी परखनली की तरह होता है। इसमें केंद्रक विहीन अंडाणु होता है, केंद्रक विहीन, और उसमें केंद्रक डाल दिया जाता है। पहली बार 3 पैतृक संतान का जन्म USA में हुआ, लेकिन जन्म से कुछ दिनों के पश्चात उस बच्चे की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप USA की SC ने सुप्रीम कोर्ट तक इस तकनीक का प्रतिबंध लगा दिया था। 2017 में मैक्सिको में 3 पैतृक संतानों का जन्म हुआ। तो मैक्सिको में 3 पैतृक संतानों का जन्म हुआ। फिर यह तकनीक चर्चा में आई और वर्ष 2018 में ब्रिटेन पहला देश बना जिसने इस कानूनी मान्यता दे दी। यह तकनीक तब उपयोग की जाती है जब किसी महिला का लेह सिंड्रोम नामक बीमारी हो और माइटोकॉन्ड्रिया का DNA एक स्वस्थ DNA नहीं होता है। तो उसे कोई बीमारी हो, लेह सिंड्रोम और माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA है और एक स्वस्थ DNA नहीं हो। इस बीमारी में हाथ पैर की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। तब ऐसी परिस्थिति में इस दंपत्ति के अंडाणु और शुक्राणु के केंद्र के मुलाकात एक स्वस्थ केंद्र विहीन अंडाणु से कराई जाती है। अतः एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसमें 3 व्यक्तियों के आनुवंशिक लक्षण उपस्थित होते हैं। मातृत्व प्रभाव। तो मातृत्व प्रभाव है यानी माँ का बच्चे पर प्रभाव दिखता है तो फादर से ज़्यादा दिखता है, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका होती है, कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उससे भी लक्षण आते हैं। मातृत्व प्रभाव। सामान्यतः बच्चे के पिता की तुलना में माता के लक्षण अधिक मिलना। मातृत्व प्रभाव मुख्य कारण युग्मज के निर्माण में अंडाणु के केंद्र के साथ साथ कोशिका भी प्रदान की जाती है और कोशिका, जबकि शुक्राणु का केवल केंद्रक ही करता है। तो और इसी कारण अधिक आनुवंशिक लक्षण माता से प्राप्त होते हैं उसे।
वे क्लोनिंग तकनीक क्या है? तो क्लोनिंग में हूबहू बिल्कुल वैसे ही व्यक्तियों का बनना क्लोनिंग है। तो क्लोनिंग तकनीक होती है जिसमें एक व्यक्ति का जो है, महिला का किसी का अंडाणु लिया जाता है और फिर किसी दूसरे व्यक्ति का जो कोशिका है तो उस कोशिका लाकर उसका केंद्रक का उसमें निषेचन कराया जाता है इसमें परख नली में, और फिर उसे यूट्रस में डाल दिया जाता है। पहली बार 1962 में हुई क्लोनिंग। एक मेढक की क्लोनिंग की गई थी। लेकिन पहली बार क्लोनिंग की चर्चा 1997 में इवोन विल्मट ने भेड़ की एक डॉल नाम की भेड़ का क्लोन बनाया था 1997 में। भारत में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा गरिमा और महिमा जैसी भेड़ों के क्लोन तैयार किए। तो भारत ने भी गरिमा और महिमा जैसी भेड़ के इसमें क्लोन तैयार किए। इसमें भेड़ का क्या है, इंक्लूएशन, इसमें से मेमल सेल्स ले ली जाती हैं और मेमल सेल्स और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, भ्रूण कोशिकाएं मतलब अंडाणु लिया जाता है और मेमल्स कोशिकाओं इनको क्या है, इसमें डायरेक्ट कंटर प्लेस इसमें डाला जाता है और इसमें स्थानांतरित जाइगोड बन जाता है, इसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तरह डॉली की भीड़ बन जाती है, बिल्कुल वैसी ही क्लोन से जन्मी डॉली है। तो 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने क्लोन से पैदा की थी डॉली। ये 7 महीने बाद 2022 में 1997 में दुनिया को डॉली के बारे में बताया गया था। तो 1997 में बताया गया था, 96 में जन्मी थी और 14 फरवरी 2003 को डॉली की मौत हो गई। उसका शव आज भी म्यूजियम में रखा गया है। जो डॉली नाम की भेड़ थी, क्लोन से बनी थी। तो इस तरह से किसी का भी क्लोन बनाया जा सकता है। तो भारत ने ये बनाई भैंस की क्लोन गरिमा थी। इस तकनीकी में क्लोन बनाने के लिए एक व्यक्ति के केंद्रक की आवश्यकता होती है जिसे केंद्रक विहीन अंडाणु में प्रतिस्थापित किया जाता है। केंद्रक विहीन जो अंडाणु होता है उसमें प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर विद्युत झटके की सहायता से कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है। 16 से 32 कोशिकाओं की अवस्था में से किसी गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। फॉरेंसिक साइंस सच उगलने वाले परीक्षण और सच उगलने वाले फॉरेंसिक परीक्षण होते हैं, सच उगलने वाले परीक्षण होते हैं। और जैव संरचनात्मक लक्षण, डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो 3 तरह होती है। तो इनका परिचय है। एक प्रकार की वैज्ञानिक तकनीक अथवा चिकित्सा प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति के मानसिक अथवा शारीरिक गतिविधियों का विश्लेषण कर किसी अपराध में संलिप्तता या भूमिका का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य प्रक्रिया क्या किया जाता है और स्वीकृति के कानून क्या है, तो इसके संबंध में है। तो व्यक्ति यूथेनेस 3 प्रकार की होती है। ब्रेन मैपिंग होती है और इसमें व्यक्ति को अर्धबेहोशी की स्थिति में लाकर सच उगलवाया जाता है। तो यूथेनेसिया जो एक होती है, जो भी स्टेट वाली पहली होती है, जो इसमें था। टेस्ट, बायोमेट्रिक टेस्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सच उगलने वाले जो परीक्षण होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अर्धबेहोशी के व्यक्ति को अर्धबेहोशी की हवा में स्थिति में लाकर उसे सच उगलवाया जाता है। इसमें सोडियम पेटोथल जैसी दवाओं और इंजेक्शन से व्यक्ति को अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है और व्यक्ति की सहमति जरूरी है। कोर्ट में साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं, तो कोर्ट में साक्ष्य के रूप में से मान्यता नहीं मिली है। ये दूसरी होती है ये तो व्यक्ति के शारीरिक और प्रक्रियाओं से झूठ सच का पता लगाया जाता है।
टेस्ट कराए जाते हैं। व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं और हृदय गति, रक्तचाप, पसीने आदि नज़र रखी जाती है। व्यक्ति की सहमति जरूरी है। कोर्ट में साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है, लेकिन ये भी कोर्ट में मान्य नहीं है, ये भी कोर्ट में मान्य नहीं है। फिर ब्रेन मैपिंग मस्तिष्क की प्रक्रियाओं से जानकारी का ज्ञान हो या ना होना मापता है। व्यक्ति को दृश्य ऑडियो संकेत, ब्रेन मैपिंग में क्या है, दृश्य ऑडियो संकेत दिखाए जाते हैं, ऑडियो सुनाई जाती है और EEG से मस्तिष्क तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। व्यक्ति की सहमति जरूरी है। कोर्ट में साक्ष्य के रूप में मानता नहीं, तो तीनों को साक्ष्य के रूप में मानता नहीं है। तो नर्को टेस्ट जो होते हैं, नर्को टेस्ट पहला वाला है सच करने वाले, तो इसमें ग्रीक शब्द है नर्को, जिसका अर्थ बेहोशी अथवा उदासीनता है। एक नैदानिक और मनोचिकित्सा तकनीक का वर्णन है। नर्को टेस्ट के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन कर उसकी अपराध में भूमिका को जानने, अपराध में जो संलिप्तता है उसके अपराध संलिप्तता को जानने का प्रयास किया जाता है। यह टेस्ट मुख्यतः व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य इत्यादि कारकों पर निर्भर करता है कि कितनी दवा देनी है। इससे सबसे पहले एवं अनिवार्य शर्त व्यक्ति का स्वस्थ होना। सबसे पहले अनिवार्य शर्त व्यक्ति का स्वस्थ होना है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो नर्को टेस्ट नहीं होगा। सोडियम मतलब उसे व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसमें 3 इंजेक्शन के प्रभाव से व्यक्ति एक प्रकार से अर्धमूर्छित अवस्था में पहुंच जाता था। उसके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इस समय चिकित्सकों की उपस्थिति में पुलिस अथवा अन्य जांच अधिकारियों द्वारा उस व्यक्ति से अपराध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुलिस या जांच अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि अवस्था में किसी व्यक्ति द्वारा झूठ बोल पाना कठिन होता है, तब सत्य बोलने की संभावना अधिक होती है और व्यक्ति अपराधों के संबंध में जानकारी दे देता है। फिर है ये डीप टेस्ट। इस अवधारणा पाता है जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस स्थिति में उसकी शारीरिक प्रक्रियाएं सामान्य स्थिति में उत्पन्न होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं से अलग होती हैं। तो जो शरीर की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अलग होती हैं। कार्डियोकप या सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जैसे आधुनिक उपकरण व्यक्ति के शरीर में लगाए जाते हैं। इसके माध्यम से रक्तचाप, स्पंद, श्वसन, पसीना तंत्र, ग्रंथि आदि परिवर्तन होते हैं और रक्त प्रवाह आदि को मापा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति की प्रत्येक शारीरिक प्रक्रिया को कुल संख्यात्मक मूल दिया जाता है ताकि आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वह व्यक्ति सच कह रहा है अथवा झूठ बोल रहा है। इस प्रकार पहला परीक्षण 19वीं सदी में इतालवी क्रिमिनोलॉजिस्ट सेसरे लोबोसॉस द्वारा किया गया था। इस प्रकार के उपकरण बाद में 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मार्स्टन और वर्ष 1921 में कैलिफोर्निया के पुलिस अधिकारी जॉन लुअर्सन द्वारा भी बनाए गए थे। यह ब्रेन मैपिंग, अन्य नाम इसका है P300। ब्रेन या फिंगर प्रिंटिंग तथा न्यूरो मैपिंग है। आविष्कार इसका अमेरिका में हुआ। आविष्कार अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस फॉरवेल द्वारा हुआ। एक ऐसी जांच प्रक्रिया है जिसके तहत आरोपी के मस्तिष्क की हालतों की छवियों की जरिए मस्तिष्क के छवियाँ हैं, तो मस्तिष्क की हालतों की छवियों के जरिए उसके दोषी होने का पता लगाया जाता है कि वो दोषी है या नहीं।
तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट में संदिग्ध को ना तो कोई दवा पिलाई जाती है, ना इंजेक्शन लगाया जाता है। अभियुक्त को एक कुर्सी पर बिठाया जाता है, कंप्यूटर से जुड़ा एक हेलमेट पहनाया जाता है जिससे कई सेंसर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसमें लगे होते हैं। जांच के दौरान फोरेंसिक विशेषज्ञ आरोपी को अपराधों से जुड़ी वस्तुएं, चित्र दिखाते हैं और कुछ ध्वनियाँ सुनाते हैं। उन आरोपी के मस्तिष्क की प्रतिक्रिया निरीक्षण कर संदिग्धता का पता लगाया जाता है। सेंसर मस्तिष्क की गतिविधियों को मॉनिटर करता है। सेंसर होते हैं, उन गतिविधियों को जानते हैं। और P300 तरंगों को आतंकी कहते हैं। P300 तरंगें होते हैं उन्हें अंकित करता है। P300 तरंगें तभी पैदा होती हैं जब आरोपी उन चित्रों और ध्वनियों से कोई संबंध होता है। निर्दोष आरोपी अपराध से जुड़ी ध्वनियों और चित्रों को पहचान नहीं पाते। तो जो आरोपी होते हैं वो ध्वनियों चित्रों को पहचान नहीं पाते, जबकि दोषी संदिग्ध उन्हें पहचान लेते हैं। जो जानता है तो वो पहचान लेता है। प्रामाणिकता तो प्राप्त परिणाम 100% सही नहीं है। यह टेस्ट गंभीर अपराधियों के संबंध में निष्प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा झूठ को भी सत्य की शैली में बोला जाता है। यदि नर्को टेस्ट के दौरान दी जाने वाली दवा की मात्रा अधिक हो गई या कम हो जाए तो व्यक्ति की उसमें मृत्यु होने की संभावना होती है। हालांकि ब्रेन मैपिंग के संदर्भ में कहा जाता है कि इससे प्राप्त होने वाले परिणाम 99% सही होते हैं, किंतु यह गंभीर पृष्ठभूमि के अपराधी और आतंकियों के संबंध में प्रभावी प्रतीत नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति द्वारा नर्वस होने के कारण भी सच बोलते समय उसकी शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन होता है। अतः सच उगलने वाले टेस्ट जांच प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं, किंतु केवल उसके आधार पर कोई अंतिम निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें न्यायालय द्वारा कानूनी मान्यता दी जाती है। तो कानूनी पक्ष क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध ही साक्षी बनाने अथवा गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता तथा सच उगलने वाले टेस्ट के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। वर्ष 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जिस व्यक्ति का टेस्ट किया जाना है उसकी सहमति लेना अनिवार्य है। तो कानून इस तरह कहता है भारत में। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, तो पहला नार्को टेस्ट है, दूसरा पॉलीग्राफ टेस्ट है, फिर ब्रेन मैपिंग से प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष करार नहीं दिया जा सकता। और यदि इन टेस्टों के दौरान व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार भी कर लेता है तब भी उसकी यह स्वीकृति न्यायालय में मान्य नहीं है। भारत में यदि सच उगलने वाले टेस्ट को कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जाता तो इस प्रकार के टेस्ट करवाए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? तो इनका उद्देश्य होता है जो टेस्ट का कि जांच में मदद करते हैं और संदिग्ध व्यक्ति होता है तो संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी निकालने हेतु किया जाता है। सच तक पहुंचना व्यक्ति की अवचेतन मस्तिष्क स्थिति में छिपी जानकारी जानने की कि व्यक्ति के मस्तिष्क में कौन सी जानकारी छिपी है। फिर न्यायिक प्रक्रिया को सहयोग देना, ना कि सजा प्लान होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा निर्देश थे। तो राष्ट्र का जो मानव अधिकार आयोग होता है उसके दिशा निर्देश 2000 में। तो अभियुक्त की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं है। तो अभियुक्त जो होता है तो अभियुक्त की सहमति के बिना किसी प्रकार का चेक नहीं होता है। राष्ट्रीय मानव आयोग का आयोग का ये निर्देश है।
परीक्षण के संबंध में अभियुक्त की सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज की जाती है कि अगर व्यक्ति गंभीर अपराधी है तो मजिस्ट्रेट से उसकी सहमति लेंगे। यदि अभियुक्त अथवा आरोपी स्वैच्छिक रूप से परीक्षण का चुनाव करता है तो उसे उसकी वकील तक पहुंच प्रदान की जाती है। पुलिस तथा वकील चाहिए है कि वह अभियुक्त को उस तरह के परीक्षण के शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थ के बारे में बताए। परीक्षण के संबंध में अभियुक्तों की सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज होनी चाहिए। तो अभियुक्त जो होता है तो उसकी सहमति होनी चाहिए परीक्षण के लिए। मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के दौरान अभियुक्त का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जाता है। नैतिक पक्ष क्या है इसके संबंध में? तो सच बोलने वाले इन टेस्टों को लेकर एक मुद्दा नैतिक भी है। इस प्रकार के टेस्ट में व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जांच अधिकारी अथवा चिकित्सक द्वारा जांच अधिकारी होते हैं चिकित्सकों द्वारा टेस्ट के दौरान निजी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो नैतिक पक्ष ये होते हैं। तो निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है और टेस्ट के दौरान निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में इसका मानसिक गोपनीयता के रूप में उल्लेख भी किया है कि मानसिक उसकी गोपनीयता के रूप में उल्लेख किया है। इसके अलावा यदि इस प्रकार का टेस्ट महिला के साथ होता है तो उसके साथ भी दुराचार होने का संदेह बना रहता है। हालांकि वर्तमान इस प्रकार के टेस्ट कैमरे की रिकॉर्डिंग के तहत किए जाते हैं ताकि उन रिकॉर्डिंग के आधार पर न्यायालय में पक्ष रखा जा सके। विश्लेषण है। यद्यपि सच करने वाले टेस्टों के संदर्भ में कुछ कमियां, चिंताएं विद्यमान हैं तथा साथ ही इसकी प्रभावशीलता भी संदिग्ध रहती है। कुछ गंभीर और पारंपरिक श्रेणियों के आरोपी इन जांच प्रक्रियाओं में पकड़े नहीं जाते। जो गंभीर आरोपी होते हैं वो इसमें नहीं पकड़ सकते उन्हें, किंतु इसके बावजूद आधुनिक जांच प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इन टेस्टों की भूमिका निभाते हैं, जांच करने में भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के टेस्ट के माध्यम से न केवल जांच अधिकारियों के समय की बचत होती है बल्कि अंतिम परिणाम तक पहुंचने में सहायता मिलती है। तो ये काम करते हैं। कई मामलों इस प्रकार के टेस्ट के आधार पर ही बाद में आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया विशेषकर ब्रेन मैपिंग अत्याधुनिक है। तो ब्रेन मैपिंग आधुनिक है जो भी अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। इस प्रकार की जांच प्रक्रिया पर वैज्ञानिकों चिकित्सकों द्वारा शोध जारी है। निकट भविष्य में अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की भी संभावना है। मानव जीनोम परियोजना। तो मानव जीनोम परियोजना क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मानव जीनोम परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना है। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान परियोजना इसकी शुरुआत मानव जीनोम परियोजना की 1900 में हुई। 2000 पूर्ण रूप से 2003 में शुरू हुई। अमेरिका ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, अमेरिका का जो ऊर्जा विभाग है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा परियोजना की शुरुआत की और समन्वय के लिए एक समझौता ज्ञापन है। मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें विज्ञान, तकनीक, धन की दृष्टि से विशाल था। प्रोजेक्ट है मानव जीनोम परियोजना। मानव की जीन की जो है संरचना किस तरह से है तो उसके बारे में जानकारी एकत्र करने के संबंध में अमेरिका इसमें कौन कौन शामिल? तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, चीन के 20 विश्वविद्यालय और अनुसंधानों केंद्रों में प्रयोग किया गया है। इसका लक्ष्य मानव डीएनए को बनाने वाले आधार जोड़े, जो मानव के डीएनए को बनाते हैं, तो उस आधार जोड़े का निर्धारण करना और भौतिक कार्यात्मक दोनों दृष्टिकोणों से
मानव जीनोम के सभी जीनों की पहचान, मतलब मानव को जो बनाते हैं जीन, तो उन जीनों की जो है उनकी पहचान करना, उनका चित्रण करना और अनुक्रमण देखना कि किस तरह से क्रमबद्ध रूप से लगे हैं। तो ये सब करने के लिए मानव जीनोम परियोजना है। तो इसमें शर्करा होती है और नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन होता है और ये H3PO4 पदार्थ होता है। नाइट्रोजन बेस, तो इन्हें नाइट्रोजन बेस में इस तरह होते हैं, इन्हें न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोसाइड भी है। ये परियोजना मनुष्य पूरे डीएनए अनुक्रम को पहचान और उसे समझने के लिए शुरू की गई है। तो मानव का जो पूरा डीएनए का अनुक्रम है, किस तरह से है, जीन किस तरह से व्यवस्थित है, तो उनका अनुक्रम समझने के लिए शुरू की गई है मानव ह्यूमन जीन परियोजना। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन की श्रृंखला होती है जो हमारे आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करती है। तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं उसे। अगर दो व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं तो उनके डीएनए अनुक्रम भी भिन्न मतलब अलग होते हैं, उनमें भी अंतर हो जाता है। इस परियोजना के समानांतर वर्ष 1998 में सेलेरा कॉर्पोरेशन या सेलेरा जीनोमिक्स के तहत एक अन्य परियोजना भी संचालित की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य डीएनए में मौजूद लगभग 20,000 से 25,000 जीन की पहचान करना है। लगभग 3 अरब बेस पेयर्स, जो बेस पेयर होते हैं, 3 लाख बेस पेयर, जो एडेनिन, ग्वानिन, जो बेस पेयर होते हैं इस तरह से लगे होते हैं, तो 3 अरब बेस पेयर्स का अनुक्रम निर्धारित करना है कि किस तरह से लगे हैं। जानकारी डेटाबेस में संग्रहित करना, तो जानकारी को एक डेटा के रूप में संग्रहित करना और डेटा का विश्लेषण के उपकरण विकसित करना। तकनीक को अन्य क्षेत्रों में जैसे उद्योग और स्वास्थ्य में स्थानांतरित करना है। फिर नैतिक, कानूनी, सामाजिक मुद्दों का समाधान, तो नैतिक मुद्दे हैं, कानूनी मुद्दे हैं और सामाजिक मुद्दे हैं, उनको समाधान भी इससे होगा। कैसे किया जा सकता है? तो डीएनए को छोटे टुकड़े को तोड़ा और फिर बैक्टीरिया या यीस्ट की मदद से सीक्वेंस निकाले जाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम से डीएनए को क्रम में जोड़ा जाता है और कंप्यूटर प्रोग्राम जो आता है उसे प्रोग्राम को से डीएनए को क्रम रूप से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर में इस तरह इनकी मैपिंग दिखाई देती है, किस तरह से कौन सी संरचना यहाँ लगी हुई है, किस क्रम में लगी हुई है। इसके परिणाम प्राप्त हुए। तो मानव जीनोम में 3164 मिलियन बेस पेयर हैं। तो मानव के जीनोम में कितने? 3164 मिलियन बेस पेयर हैं और जीन की संख्या 30,000 है। तो जीन 30,000 है और जो बेस पेयर होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, वो 6164 है और जीन की संख्या 30,000 है, जो पहले 80,000 से 1,00,000 मतलब ज्ञात हो गई है जीन की संख्या, और जो 1,40,000 मानी गई है। औसतन एक जीन में 300 न्यूक्लियोसाइड से बना होता है। तो एक जीन जो होता है, एक जीन कितने न्यूक्लियोसाइड होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन से मिलकर बना होता है। तो एक में 3,000 तक न्यूक्लियोसाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। 50% से अधिक जीनोम के कार्य का अभी तक पता नहीं है। तो 50% से अधिक के जीन जो होते हैं, जीनोम के कार्य का पता नहीं होता है। प्रोटीन को जीनोम के 2% से भी कम द्वारा कोड किया गया है। तो प्रोटीन को जीनोम के 2% से भी कम में कोड किया गया, यानी 98.5% जीन जो होते हैं लक्षण नहीं देते, यानी बेकार होते हैं, और 1.5% जीनोम प्रोटीन बनाते हैं। तो 1.5% जीन जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं और कार्य करते हैं या लक्षण दिखाते हैं।
शेष 98.5 जो गैर कार्यात्मक डीएनए हैं उनको सैटेलाइट या जंक डीएनए कहा जाता है। गैर कार्य करने वाले होते हैं 98.5 तो जंक डीएनए होते हैं। सभी जीवों में डीएनए की 99.98% मात्रा समान पाई जाती है। तो सभी जीव होते हैं जो सभी जीवों में 99.98% मात्रा समान पाई जाती है। क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन, तो क्रोमोसोम जो पहला वाला क्रोमोसोम होता है गुणसूत्र उसमें सबसे ज़्यादा जीन होते हैं यानी 2968। बाई में सबसे कम 231 जीन होते। तो पहला गुणसूत्र होता है उसमें क्रोमोसोम, उसमें पहले में 2968 सबसे ज़्यादा जीन होते हैं। वाई वाला क्रोमोसोम होता है उसमें 231 क्रोमोसोम जीन होते हैं। लाभ क्या है? तो अनुवांशिक बीमारियों के विषय में उससे जुड़े जीन की पहचान कर सही उपचार किया जा सकता है। हृदय रोग, रक्त संबंधी रोग, दमा इत्यादि के सहायक अनुवांशिक आधारों के बारे में भी जाना जा सकता है। किसी व्यक्ति के जीन में उपस्थित कमी को पहचान कर जीन चिकित्सा रोगों का उपचार किया जा सकता है। इसके लाभ है, किसी व्यक्ति के जीन की कमियों को पहचाना जाता है। चिकित्सा रोगों में इलाज प्राप्त आंकड़े के आधार पर मानव का विकास किस तरह हुआ, तो विकास क्रम मानव के विस्थापन और अन्य जीवों के साथ मानव के संबंधों का निर्धारण किया जाता है। आंकड़े द्वारा किसी जीन की कार्यप्रणाली, तो आंकड़े जो प्राप्त होते हैं तो आंकड़ों द्वारा किसी जीन की कार्यप्रणाली और उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन की पहचान की जा सकती है। चुनौती क्या है इसमें? तो चुनौती है डीएनए के दोहराने वाले हिस्से को समझना मुश्किल था। तो डीएनए के दोहराने वाले जो हिस्सा है उसके हिस्से को समझना मुश्किल था। भविष्य में इससे जैव सिस्टम को और बेहतर समझा जाएगा। तो जैव सिस्टम है तो उससे बेहतर समझा जाएगा। जैव सिस्टम को और बेहतर समझते हैं। भारत में जीनोमिक्स, तो भारत में जीनोम अध्ययन की शुरुआत 2002 में हुई। भारत बहुराष्ट्रीय चावल जीनोम परियोजना का सहयोगी बना। तो भारत में 2002 में हुई और चावल परियोजना का सहयोगी बना। इस परियोजना में फिलीपींस है, चीन है, जापान, अन्य देश भी शामिल हैं। कई अन्य फसलों और पादपों का भी जीनोम अध्ययन किया जाता है। तो जीनोम अध्ययन किया जा रहा है और जिसमें गेहूँ, सरसों, चना इत्यादि हैं। फिर औषधीय गुणों वाले पौधों का भी अध्ययन जारी है इसमें। CMR के द्वारा भारत में जीनोम पर अध्ययन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य भारत में पाए जाने वाली बीमारियों आनुवंशिक आधारों को खोजा जाता है। तो भारत में कौन सी बीमारियां हैं उसका आधार खोजा जाता है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कई प्रकार की रोग होते हैं। जीन मैपिंग परियोजना क्या है? तो 2020 में प्रारंभ हुई जीन मैपिंग परियोजना केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 2020 में शुरू हुई। जीनोम परियोजना जो है तो जीनोम परियोजना 2020 में शुरू हुई, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत हुई, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का मस्तिष्क, भारतीय जो विज्ञान संस्थान है तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र इस परियोजना की नोडल एजेंसी है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का जो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है इस परियोजना की नोडल एजेंसी है। अनुमानित लागत लगभग 238 करोड़ रुपए है। इस परियोजना जो काम हो रहा है तो 238 करोड़ रुपए इसमें लग रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत के अनुवांशिक पूल की विविधता का मानचित्रण करना है। तो अनुवांशिक किस तरह से उसकी विविधता का अध्ययन करना है। जीनोम मैपिंग